दोस्तों भारत की ज्योग्राफी में एक बहुत खास बात है और वो ये कि यहाँ पे आपको हर तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखने को मिलते हैं। इसी में से एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है थार का हॉट डेजर्ट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ दशक बाद ये फिजियोग्राफिक डिवीजन भारत के पास बचेगा ही नहीं तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? पर दोस्तों ऐसा मैं नहीं बल्कि अर्थ फीचर जर्नल में रिसेंटली पब्लिश्ड एक स्टडी बताती है। इसके अकॉर्डिंग थार के बंजर रेगिस्तान में धीरे धीरे हरियाली बढ़ती जा रही है और आने वाले 50 या 100 सालों में पूरी तरह से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना कोई अच्छी खबर नहीं है बल्कि भारत के लिए ये एक खतरे की घंटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक अच्छी खबर है ना, हम प्लांटेशन की बात करते हैं, एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो फिर थार में बढ़ती हरियाली एक बुरी बात कैसे हो सकती है? तो उसका जवाब है दोस्तों कि थार डेजर्ट इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ना होने पर इंडिया को ड्रास्टिक इंपैक्ट्स झेलने पड़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस करंट ज्योग्राफिकल फिनोमेनन के बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि थार डेजर्ट की करंट सिचुएशन क्या है और किन रीजंस की वजह से ये ग्रीन होता जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और पहले जानते हैं थार डेजर्ट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। दोस्तों ये है भारत का एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, जिसके वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है थार डेजर्ट। ये इंडिया का एकमात्र हॉट डेजर्ट है और वर्ल्ड का 20th लार्जेस्ट डेजर्ट है और साथ ही वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट भी है। यहाँ तक कि राजस्थान की 40% ह्यूमन पॉपुलेशन इसी हिस्से में रहती है। अपने नॉर्थ में ये सतलुज रिवर से लेकर साउथ में रन ऑफ कच्छ तक और ईस्ट में अरावली से लेकर वेस्ट में इंडस रिवर तक एक्सटेंड करता है। यानी कि थार डेजर्ट का जहां 85% हिस्सा भारत में है तो वहीं रिमेनिंग 15% पाकिस्तान में भी आता है। करंटली थार इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ फेल्सपार, फॉस्फोराइट, जिप्सम और काओलिन जैसे मिनरल्स के वैल्यूएबल रिजर्व्स मौजूद हैं जो सीमेंट से लेकर फर्टिलाइजर तक बहुत सारी चीजें बनाने में काम आते हैं। थार डेजर्ट में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के प्लांट्स भी एस्टैब्लिश्ड है जहां से बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। सिर्फ यही नहीं, थार डेजर्ट को विजिट करने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का मेन इनकम सोर्स है। लेकिन अब थार डेजर्ट बदल रहा है और आने वाले समय में पूरी तरह ग्रीन हो जाएगा। ये कहा गया है एक स्टडी में जिसे पब्लिश किया गया है गुवाहाटी के कॉटन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बीएन गोस्वामी और पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के पीवी राजेश के द्वारा। इन दोनों रिसर्चर्स ने इसके लिए कुछ रीजंस को रिस्पॉन्सिबल बताया है। क्या है वो रीजंस, आइए समझते हैं। दोस्तों पहला रीजन है इंडियन मॉनसून का वेस्टवार्ड शिफ्ट। इंडियन मॉनसून में शिफ्ट को समझने से पहले आइए समझते हैं कि भारत में मॉनसून एंटर कैसे करता है। तो दोस्तों ये रहा इंडियन ओशन और भारत के साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून विंड्स आकर इंडियन पेनिनसुला तक पहुंचती है। इसकी एक ब्रांच वे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, वहीं दूसरी ब्रांच अरेबियन सी की तरफ आती है। अरेबियन सी ब्रांच इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद वेस्टर्न घाट से टकराती है और अपना ज्यादातर मॉइस्चर वेस्टर्न घाट्स में लूज करती है। वहीं विंड्स का कुछ हिस्सा गुजरात और अरावली रेंज को क्रॉस करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के रीजन में पहुंचता है और बारिश करता है। यहाँ अरावली रेंज के डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से और उसकी हाइट कम होने की वजह से वो मॉनसून विंड्स को रोक नहीं पाती, इसलिए अरावली के विंडवार्ड साइड पर ये मॉनसून विंड्स बारिश नहीं करती और आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ मॉनसून विंड्स की वे ऑफ बंगाल ब्रांच का काफी सारा हिस्सा इंडिया के ईस्ट की तरफ चला जाता है और कुछ हिस्सा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी एक्सेट्रा में बारिश करता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन मॉनसून विंड्स की दो डायरेक्शन होने के बावजूद भी इनकी नेचुरल डायरेक्शन ईस्टवर्ड्स होती है। यही रीजन है कि ज्यादातर विंड्स इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं और वहां पर खूब सारी बारिश करती हैं। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी अच्छा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है और साथ ही वहां पर लश ग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अब रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियन मॉनसून वेस्टवार्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है और धीरे धीरे थार डेजर्ट के रीजन में भी पहुंच रहा है। यही रीजन है कि इन मॉनसून विंड्स की वजह से थार में रेनफॉल बढ़ रही है। ऑब्जर्वेशन और क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशन के कॉम्बिनेशन को यूज करके ये पता चला है कि 1901 से लेकर 2015 तक इंडिया और पाकिस्तान के सेमी एरिड नॉर्थ वेस्ट रीजन के रेनफॉल में 10 से लेकर 50% तक का इंक्रीज देखा गया है। प्रेसिपिटेशन में इस इंक्रीज की वजह से थार डेजर्ट में वेजिटेशन की ग्रोथ बढ़ गई है जो थार को ग्रीनिफाई कर रहा है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडियन ओशन का वार्म वाटर पूल एक्सपैंड हो रहा है। आसान भाषा में कहूं तो इंडियन ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। ITCZ दोस्तों अर्थ के इक्वेटर के पास मौजूद एक लो प्रेशर बेल्ट है जहां पर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स एक साथ कंबाइन होती हैं। ITCZ के वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से रेन भी
वेस्ट डायरेक्शन में लैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है, जो अल्टीमेटली थार डेजर्ट रीजन में बारिश को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही लगातार ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के चलते एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। इस रिसर्च में पाया गया कि मॉडरेट ग्रीन हाउस गैसेस के केसेस में भी रेनफॉल में 50 to 200% का सर्ज देखने को मिलता है। यानी लगातार बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की वजह से भी थार डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन बढ़ता जा रहा है और इसके चलते थार डेजर्ट में वेजिटेशन इंक्रीज होगा और ये लगातार ग्रीन होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस डेवलपिंग फिनोमेनन का थर्ड रीजन है इंदिरा गांधी कैनाल द्वारा एक्सेसिव इरिगेशन। असल में राजस्थान दो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है, अरावली का ईस्ट और अरावली का वेस्ट, जहां वेस्टर्न रीजन एरिड है, यानी यहाँ पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेस रेनफॉल के चलते यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी और इरिगेशन के लिए रिसोर्सेज भी नहीं थे। यही रीजन है कि इस एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत कम होता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को अनाउंस किया, जिसका कंस्ट्रक्शन 1952 में स्टार्ट हुआ और 1983 में खत्म हुआ। इंदिरा गांधी कैनाल ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर मौजूद हरीके बैराज से निकलती है और बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से इस रीजन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला। 1956 में जहां इस स्टेट में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का सिर्फ 12.7% इरिगेटेड था, तो वहीं 1990 में ये इंक्रीज होकर 24.9% पहुंच गया। साथ ही इंदिरा गांधी कैनाल ने राजस्थान के एरिड रीजन के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेस प्रोवाइड किया। इसकी वजह से इस रीजन में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और साथ ही एग्रीकल्चर के लिए रेनफॉल पर डिपेंडेंस भी खत्म हो गई और नतीजा ये हुआ कि यहाँ की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा गया और यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हुए। इन सब बेनिफिट्स के बीच इंदिरा गांधी कैनाल ने थार डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया। डेजर्ट अपनी यूनिक फिजिकल कंडीशंस की वजह से स्पेशल फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करता है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल ने यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से इरिगेशन को इंक्रीज करना काफी आसान हो गया। यहाँ एग्रीकल्चर बढ़ा, जिसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन में भी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, जिसकी वजह से थार लगातार ग्रीनिफाई होता जा रहा है। यही नहीं, ओवर इरिगेशन की वजह से पैदा हुए वाटर लॉगिंग, साल्टेशन और अंडरग्राउंड इम्बैलेंस के सबसे वर्स्ट इफेक्ट गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में देखे जा सकते हैं, जहां श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का 21% फ्लोरा चेंज हो चुका है और इसके साथ फॉनल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रहा है। इसके अलावा थार डेजर्ट के बदलते स्ट्रक्चर के पीछे फिफ्थ रीजन है इन्वेजिव स्पीसीज। असल में 1980 से लेकर 2000 के बीच सेंट्रल अमेरिका से लाई गई एक प्लांट स्पीसी को थार डेजर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस प्लांट का नाम था प्रोसोपिस जूलिफोरा, जिसे लोकल लैंग्वेज में कीकर या बिलायती बबूल भी कहते हैं। ये झाड़ीनुमा पेड़ एक नाइट्रोजन फिक्सर है जो सॉइल में नाइट्रोजन के लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि थार डेजर्ट की नेटिव प्लांट स्पीसीज इस तरह की सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इस तरह की नाइट्रोजन रिच सॉइल में सर्वाइव करने की आदत नहीं होती और वो हाई नाइट्रोजन लेवल वाली सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाते। यही रीजन है कि जहां पर भी प्रोसोपिस जूलिफोरा पहुंचता है वहां का नेटिव वेजिटेशन खत्म हो जाता है और उसकी जगह दूसरे ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं जो पूरे रीजन को ग्रीनिफाई कर रहे हैं। इसी तरह का एक ट्री है अकैकिया टॉर्टिलिस, जो अफ्रीकन सवाना का नेटिव ट्री है। इसे राजस्थान में सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के नाम पर प्लांट किया गया था, लेकिन इसकी वजह से उन एनिमल्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा जो लूज सैंड में बरो बनाकर रहते थे। उदाहरण के लिए सैंड ग्राउज और डेजर्ट में रहने वाली लिजर्ड्स। सिर्फ यही नहीं, थार डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स को ओपन हैबिटेट्स की आदत होती है, जहां पर वे अपने शिकार को डिटेक्ट करके मार सकें। लेकिन वेजिटेशन की वजह से इन वाइल्ड एनिमल्स के सर्वाइवल पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहाँ काम करने वाले रिसर्चर्स का मानना है कि इन इन्वेजिव स्पीसीज को यहाँ से रिमूव करने की जरूरत है ताकि यहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस कड़ी में सिक्स्थ रीजन है दोस्तों, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। राजस्थान के थार डेजर्ट वाले रीजन में वाटर की एक्सट्रीम स्कार्सिटी रहती है, इसीलिए यहाँ पर पानी को मैनेज करना और उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ के विलेजर्स ने कुछ इफेक्टिव और ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन प्रोसेसेस को अपनाया है। उदाहरण के लिए कुछ विलेज ग्रासलैंड में शैलो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाते जाते हैं, जिन्हें नदीज कहते हैं। ये पॉन्ड्स कुछ महीने से लेकर साल भर तक पानी को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह एक और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है खादीन, जो दूर से देखने पर सिर्फ एक फ्लैट लैंड जैसा दिखता है, जिसके सरफेस पर कुछ मॉइस्चर भी है। लेकिन कुछ दूरी पर एक माटी डैम भी मौजूद होता है, जिसकी हाइट 1 मीटर से भी कम होती है और ये कई मीटर तक एक्सटेंड करता है। मॉनसून रेन के दौरान ये खादीन वॉल फ्लोइंग वाटर के लिए बैरियर का काम करती है और इस तरह से खादीन का एक साइड बारिश के दौरान पानी में सबमर्ज हो जाता है और मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है। इसके अलावा जोहाड़, कुइस और कुंड्स जैसी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स भी राजस्थान में एग्जिस्ट करती हैं। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये सारी टेक्निक्स भी
थार को ग्रीनिफाई करने में हेल्प कर रही हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि थार डेजर्ट के ग्रीन होने से आखिर हमें फर्क क्या पड़ेगा। तो दोस्तों यू शुड नो कि अगर थार ग्रीनिफाई हो गया तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंडिया में मॉनसून वीक हो जाएगा। कैसे, चलिए जानते हैं। तो देखिए ये है थार डेजर्ट, जहां समर सीजन के दौरान टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से थार डेजर्ट पर एयर मॉलिक्यूल्स वार्म हो जाते हैं। वार्म होते ही एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ राइज करने लग जाते हैं और ऐसे में थार डेजर्ट के सरफेस पर एयर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाते हैं। इस तरह से थार डेजर्ट के ऊपर फॉर्मेशन होता है एक लो प्रेशर जोन का। जब साउथ वेस्ट मानसून विंड इंडिया में एंटर करते हैं उस समय पर थार डेजर्ट के ऊपर मौजूद ये लो प्रेशर जोन मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती हैं। अब सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पर थार ग्रीनिफाई हो गया है। ऐसे में थार में प्रेजेंट वेजिटेशन की वजह से समर सीजन में भी थार का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा और थार डेजर्ट के ऊपर भी एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से थार डेजर्ट साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं होगा और इस रीजन की वजह से इंडिया में मानसून विंड्स का पैटर्न चेंज हो सकता है। इसके अलावा थार डेजर्ट के ग्रीनिफाई होने पर एक डेजर्ट की जो इकोलॉजी होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम थार के ग्रीनिफिकेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए थार को ग्रीनिफाई करने के लिए जो नेचुरल रीजन रिस्पॉन्सिबल है उनको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैन मेड रीजंस को एलिमिनेट करके थार डेजर्ट के ग्रीनिफिकेशन प्रोसेस को स्लो जरूर किया जा सकता है और इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो थार डेजर्ट में रहने वाली लोकल पॉपुलेशन है उनका नुकसान भी ना हो और भारत की बायोडाइवर्सिटी या फिर कहें थार की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए थार डेजर्ट के एरिया में जो एक्सटेंसिव इरिगेशन हो रहा है उसको किसी हद तक चेक किया जा सकता है। साथ ही इन्वेजिव स्पीसीज को भी थार डेजर्ट से जल्द हटाने की जरूरत है, जिससे यहाँ की नेटिव बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन की एक अनमोल धरोहर को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों ये बहुत बेसिक सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट्स को इस बात के ऊपर बैठ के जोर देना होगा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ राजस्थान या फिर कहें थार की लोकल जनजाति है, लोकल पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ भारत का मॉनसून और थार की इकोलॉजी है। इन दोनों ही पहलुओं को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि कैसे इन दोनों पहलुओं को बैलेंस करते हुए थार के ग्रीनिफिकेशन को रोका जा सकता है। और दोस्तों इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज व्हिच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, पैंटागोनिया, एटाकामा, सहारा या फिर थार। और दोस्तों इस क्वेश्चन के अलावा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस सस्टेनेबल तरीके से थार के ग्रीनिफिकेशन को रोका जा सकता है ताकि वहां की लोकल पॉपुलेशन का नुकसान भी ना हो और थार की और भारत की इकोलॉजी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।